नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में जो पॉलिटी की हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें हम लोग अब तक संविधान के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने संविधान का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, है ना। पार्ट 1 में हमने देखा भारत एक संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में देखा। सेकेंड भाग में हम लोगों ने नागरिकता पढ़ी। थर्ड भाग में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की चर्चा की थी। और चौथे भाग में डीपीएसपी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, है ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक ऐसा भाग पार्ट अगर देखा जाए तो 4A। अब जैसे क्या है, संविधान का भाग 4A है ना, तो इसका मतलब कि यह मूल संविधान का भाग नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया। पहली चीज़ कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक, 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। अगर हम देखें तो संविधान का जो भाग 4A है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, ठीक, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा संविधान का भाग 4A है, मौलिक कर्तव्य, है ना, ठीक। 1975 में अगर आप इतिहास को देखें तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसी समय एक कमेटी गठित की गई सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। इस समिति को हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से भी जानते हैं। इसी समिति की रिपोर्ट के द्वारा अनुशंसा की गई मौलिक कर्तव्यों की और संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। अगर हम भाग की बात करें संविधान में भाग 4A, अगर आर्टिकल की आप बात करें अनुच्छेद का, तो एक ही अनुच्छेद है 51 तक, आर्टिकल 51 तक हमारा भाग 4 में आता है ना। तो जो विश्व शांति के लिए था, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अनुच्छेद 51A में यहाँ पर देखिए टोटल 11 पॉइंट लिखे गए हैं, लेकिन अगर हम देखें जब इसको जोड़ा गया तो इसमें 1 to 10 ये 10 उपबंधों को ही शामिल किया गया था, ठीक। बाद में पुनः एक संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 11 को भी जोड़ा गया है। अगर हम इससे प्रश्नों की बात करें तो आप जानते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं, है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अपने आप में देखिए तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई है, यानी कर्तव्यों की चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की चर्चा है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक। अगर हम अधिकार विहीन कर्तव्य की बात करें, जो एक शब्द पॉलिटी में यूज किया जाता है, अधिकार विहीन कर्तव्य, अधिकार विहीन कर्तव्य, ठीक, मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि अगर अधिकार न दिया जाए, सिर्फ कर्तव्य दिया जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता ना, ये निरर्थक है, ठीक। और अगर कर्तव्य विहीन अधिकार मिले, कर्तव्य विहीन अधिकार मिले, तो यह शासन, सत्ता, व्यवस्था या व्यक्ति को निरंकुश बनाता है। क्या बनाता है? निरंकुश। यानी कि कर्तव्य और अधिकार दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात उठती है कि अगर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो भारत जैसे देश में व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो अगर हम बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य हमारा है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो साम्यवादी देश USSR यानी संयुक्त राष्ट्र, जो आपका उस समय था सोवियत संघ रूस, वहाँ से लिया गया। सोवियत संघ रूस जो एक साम्यवादी देश है ना, ठीक। तो सोवियत संघ रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रेरित है। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, वो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मौलिक कर्तव्य के बारे में है। हाँ, एक बात और जानिएगा कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये व्यक्ति का अपना क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर वह देश का नागरिक है तो उसे इन सब कर्तव्यों को मानना चाहिए। फिर भी बीच बीच में कुछ अधिनियम बना करके
कुछ मौलिक कर्तव्यों को अलग अलग विधियों के माध्यम से प्रवर्तनीय बनाया गया है। जैसे आप देखिए, राष्ट्रगान जब भी बजे तो उसके सम्मान में खड़ा होना, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक। आइए एक एक मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें, यानी कि भारतीय लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक, और विधायिका, ये सब जो कि संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, उनके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज जो अपना क्या है, तिरंगा झंडा है, और राष्ट्रगान, इन सब का आदर करना चाहिए, ठीक। क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। यानी पहला क्या है, संविधान का पालन करें। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके प्रावधानों को क्या करें, फॉलो करें, ठीक। विदाउट एनी प्रेशर, एनी हेजिटेशन आपको इसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ के लिए कानून एक अलग से बनाया जाए तब आप उसको फॉलो करें, नहीं। अगर कोई संविधान में अपने आप में क्या है, सबसे बड़ा कानून है, सर्वोत्तम विधान है, इसलिए उसका नाम क्या है, संविधान है, तो उसका आप क्या करिए, पालन करिए। उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक। इसके बाद है स्वतंत्रता के लिए जो हमारी फ्रीडम फाइटिंग थी, है ना, इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, है ना। तो जो नेशनल मूवमेंट चला, है ना, उसको मोटिवेट करने के लिए जो भी आदर्श उस टाइम फॉलो किए गए थे, उन उच्च आदर्शों को हमें न सिर्फ अपने हृदय में संजोए रखना है बल्कि उनका पालन भी करना है ना, ठीक। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और इसको अछूट बनाए रखना। आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे अपने देश की सॉवरेनिटी पर, उसकी यूनिटी पर कोई क्या है कोई रिस्क हो, कोई चैलेंज हो, है ना। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट बनाए रखें, मतलब वो फ्यूचर में भी बना रहे, ठीक। आपका हर एक काम ऐसा होना चाहिए। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, है ना। जब भी कभी किसी दुश्मन देश से मुकाबला हो, कुछ भी ऐसा हो जो राष्ट्र हित में हो, और जब भी सरकार के द्वारा, किसी भी के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा ऐसा आह्वान किया जाए तो हमें उसमें अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक। पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता मतलब सब अपने आप को बराबर समझें, बराबर हर एक चीज़ से आनंद प्राप्त करें, हर एक चीज़ को सामूहिक रूप से देखें, सार्वजनिक संपत्ति के रूप में उसका प्रयोग करें। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, है ना, ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान इस आधार पर या भाषाई आधार पर, है ना, फला व्यक्ति फला भाषा बोलता है, फला व्यक्ति फला भाषा बोलता है, इसके आधार पर, या वर्ग कि ये अगड़ी जाति का है, पिछड़ी जाति का है ना, ऐसा कुछ, या फिर प्रदेश के आधार पर, इन सब की भावना से क्या हो, परे हो, है ना। लिखा है कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसा हमें भ्रातृत्व की भावना या समानता की भावना पैदा करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम भ्रातृत्व की भावना पैदा कर रहे हैं हिंदू हिंदू के साथ, मुसलमान मुसलमान के साथ, ठीक, या फिर पिछड़ा समाज पिछड़े समाज के साथ, अग्र समाज जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी वो अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबके साथ, है ना। इसलिए कहा कि इस भावना से या इस भेदभाव से क्या हो, परे हो, ऐसा बतलाया गया संविधान में। और इसी में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई, देखिए ये सब कहीं से भी प्रश्न बना देता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है ना, या मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा क्या है, सही है, उसमें ऑप्शन दे देगा। अगर आप इसे ढंग से अंडरलाइन करके नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, है ना। ऐसी कोई भी प्रथा, ठीक, चाहे वो सती प्रथा हो, और चाहे आप देखिए पितृ सत्तात्मक परिवार की जो संरचना है, संकल्पना है, ये सब अपने समाज में क्या है, एक दोष की तरह है। तो ऐसी प्रथाओं का हमें क्या करना चाहिए त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 6 में जो छठा प्रावधान है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 51A के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और उसका परिरक्षण करें, है ना। हमारा जो कल्चर है जिसमें क्या है, सर्वधर्म संभाव की बात है, विश्व के सभी धर्म देखिए भारत में आए और सब कहीं ना कहीं भारत के, उनका भारतीयकरण हो गया, है ना। जो एक प्रोसेस था इंडियनाइजेशन, आप सोशल साइंस में इसको पढ़ेंगे, सामाजिक समाजशास्त्र में। तो यहाँ पे विश्व की जितनी भी संस्कृति आई, उनका भले ही कुछ भी स्वरूप रहा हो, रूप रहा हो, चाहे वो मुस्लिम आए, चाहे तुर्क आए, जो कुछ भी आए, लेकिन वो भारत आने के बाद भारतीय संस्कृति ने न तो उन्हें समाप्त होने दिया, उनका अपने एक अस्तित्व बनाए रखा, और धीरे धीरे वह क्या हो गया, इंडियनाइजेशन, उनका भारतीयकरण हो गया।
उस संस्कृति को यहाँ के रूप में ही फॉलो कर लिया गया। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, जो बीच बीच में कई बार है ना कि हिंदू संस्कृति के ऊपर बहुत चैलेंज ऐसा कुछ करके आपको भड़काया जाता है, उससे बचना है आपको अपनी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को पहचानना है ना, उसका परिरक्षण करना, देखना है कैसे हमने इतने सारे चैलेंजेस को, है ना, कहा जाता है कि 17 सभ्यताओं का आक्रमण भारत पर हुआ, उसके बाद भी हम हिंदुस्तान बनकर आज भी पूरे विश्व में अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। तो उसके लिए आपको ये देखिए, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्य है, इसके लिए कोई कानून नियम नहीं कि आप करें ही, आपको स्वयं से करना चाहिए। अगला देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया, जो हमारे चारों तरफ आवरण है, ठीक, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत वन यानी जो जंगल है, झील, नदी और वन्य जीव, है ना, वन में रहने वाले प्राणी, है ना, ये सब आते हैं। इनका हमें क्या करना है, संवर्धन करना है और हर एक प्राणी मात्र के प्रति दया की भाव रखें, है ना, दया की भावना रखें। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, हर चीज़ में तार्किकता हो, ये नहीं कि अंधविश्वास मतलब आंख बंद करके किसी चीज़ भरोसा कर रहे, नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है, तार्किक बने, कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, दांत का दर्द दवा खाने से जाएगा, झाड़ फूक करने से नहीं जाएगा, ये सब इसी के अंतर्गत समाहित है। दूसरी बात, मानववाद, कोई भी वाद नहीं, क्या होना चाहिए, मानववाद, मतलब कि जैसे आप समझिए हमारे समाज में क्या है, जातिवाद, धर्मवाद, है ना, उसके बाद आप देखिए गांव में टोलावाद, मोहल्लावाद, ये सब चलता है। तो इन सब को महत्व न दे करके बल्कि हम क्या समझें, मानववाद को महत्व दें। और इसमें क्या है, जो भी इंसान होगा हर कोई मानव है, और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप किसी के साथ भी कुछ भी अनुचित कार्य नहीं करेंगे। तो ये मानववाद है। और ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जित करना तथा सुधार की भावना का विकास करें, है ना, समाज को जागरूक बनाना, कुल मिला करके इसके माध्यम से ऐसा करना है। और अगर हर व्यक्ति इस तरीके की जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण या जो तार्किकता है अगर इसको अपना ले तो कहीं ना कहीं समाज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, वो हर चीज़ों पर प्रश्न पूछेगा। और जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, एक चीज़ देखिए होता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण है वो बंद हो जाता है। ठीक, शोषण सिर्फ और सिर्फ समाज में उन्हीं का हो रहा है। अब आप उसे इकोनॉमिक स्तर पर ले जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, उसके पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ना हो करके उनकी अवेयरनेस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि देखा गया कि जो भी सोसाइटी या जो भी कम्युनिटी समाज में अवेयर होती हैं, जागरूक होती हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने समाज के प्रति, ठीक, अपने कर्तव्यों के प्रति, उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। और जो जातियाँ अवेयर नहीं हैं, जहाँ एजुकेशन रेशियो बहुत कम है, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लॉयटेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। खैर, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन दिमाग में आ रहा, ये क्या है आपका जो 9th प्रावधान किया गया है वो ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो सरकार की संपत्ति है, जो देश का अपना एसेट है, जो राज्य का एसेट है, ठीक, सड़क हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब संपत्तियां कैसी हैं, सरकारी संपत्ति यानी कि समाज की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखना है। और साथ साथ हिंसा, है ना, वायलेंस से आप क्या करें, दूर रहें, है ना, मारपीट, कत्ल करना, किसी जानवर को मारना, जीव करना या किसी भी प्रकार की हत्या को यहाँ पर वंचित किया गया है। ठीक, अब आगे देखिए 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आपका कोई पर्सनल मैटर हो या फिर कहीं कुछ क्या है, समूह में कोई कार्यक्रम का आयोजन है, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, यहाँ लिखा है सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सतत प्रयास मतलब कंटिन्यू लगे रहें, है ना, क्या हो, समाज आगे जाए, देश आगे जाए, व्यक्तिगत तौर पर भी आपका विकास होना चाहिए, ऐसा आप सुनिश्चित करें। और अगर आप समझिए कि हर एक व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि भाई कल मैं कितना जानता था, आज कितना जानता हूँ, अगले दिन ऐसा मूल्यांकन करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, यानी डेली आप कुछ ना कुछ अर्जित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया प्राप्त कर रहे हैं, और हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो एक दिन समाज क्या होगा, कुछ नया प्राप्त करेगा। इसी को कहा जा रहा है क्या, कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसको कहते हैं ना, जब आप बढ़ेंगे, आप सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। उसी तरीके से जब सब बढ़ेंगे तो राष्ट्र निरंतर क्या होगा, आगे बढ़ते हुए नई उपलब्धियों को छू लेगा, है ना, आगे कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में अग्रणीय देशों में शामिल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा किया गया। तो ये देखिए जो 10 तक था, यह तो हमारे जब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में लाया गया 1976 में, तभी इसमें बात की गई थी।
ये 11वां बाद में जोड़ा गया और यह जोड़ा गया आपका 86वीं 86 है ना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, है ना। और यहाँ पर क्या किया गया, देखिए इसी समय अगर आपको याद होगा तो शिक्षा का अधिकार आया था, राइट टू एजुकेशन लाया गया था, ठीक। और वहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा की बात की गई थी, ठीक, यानी 6 वर्ष से लेकर के उससे ऊपर की शिक्षा की बात की गई थी। तो उसी को ढंग से फॉलो किया जाए, इसको इसलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया। और यहाँ लिखा गया कि माता पिता या संरक्षक जो भी गार्जियन होगा बच्चे का, उसका एक कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के मध्य के आयु के यथास्थिति, मतलब बच्चे की स्थिति जिस हिसाब से उसके अनुसार अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक जिसको वह पाल रहा है को शिक्षा प्राप्त करने का जितना भी अवसर हो सकता है उसे वो क्या करे, प्रदान करे, है ना। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई, ठीक। तो ये आपके टोटल अभी तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। संविधान हमें यह सिखाता है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन इसके संदर्भ में न्यायालय ने, जैसे देखिए नवंबर 2016 में न्यायालय ने एक निर्णय दिया और वह किससे संबंधित था, राष्ट्रगान से संबंधित था। और उसमें कहा गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वह भी एक विधि सामान्य या विधि तुल्य होता है। उसने कहा कि जब भी आप सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान को बजाएं तो राष्ट्र ध्वज के साथ बजाएं, पहली चीज़। दूसरी उसने ये कहा कि जब भी राष्ट्रगान बजे तो उस हॉल में उपस्थित जितने भी व्यक्ति हों खड़े होकर के उसका सम्मान करें। अब ऐसा नहीं कि आप खड़े नहीं हो रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक। तो न्यायालय ने बनाया। इसके बाद देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम बनाएगा, जिसके तहत क्या है कि अगर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाव की भावना का निर्माण करिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक आगे जो जनप्रतिनिधि होंगे वो ऐसी किसी भी भाषा या शब्द या किसी घटना का उल्लेख नहीं करेंगे जिससे भातृत्व की भावना को क्या हो, ठेस पहुँचे, है ना। मतलब वो कमज़ोर हो, जो अपना समरसता है, सामाजिक समरसता है, वो बिगड़े, ऐसा नहीं तो उनको फिर क्या होगा, सजा वजा का प्रावधान किया जाएगा। अक्सर आप चुनाव में देखेंगे वोटों की ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए कि हिंदू हिंदू को वोट दे, मुसलमान मुसलमान को वोट दे, ठीक। ऐसा ना कोई मुस्लिम जीत गया तो हिंदू का नुकसान करेगा, कोई हिंदू जीत गया मुसलमान, तो वोटों का पोलराइजेशन किया जाता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस मौलिक कर्तव्य के तहत नहीं आता, इसका उल्लंघन है, वायलेंट है, जो क्या है अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बस ये याद रखना है कि इसका जो पार्ट है वह क्या है, पार्ट 4A है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको नोट करके एक एक पॉइंट को ढंग से तैयार करेंगे। कहीं कोई बात नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।